हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। संग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है। त्याग, विराग, आग्रह और विग्रह। देखिए, संग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? त्याग होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर विकास का विलोम शब्द आपको बताना है। विकास का विलोम शब्द परिहास, विनाश, हास या उल्लास। तो विकास का विलोम शब्द क्या होता है? हास होता है। ठीक है, विकास का विलोम क्या होता है? हास होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा, इसका विलोम शब्द बताना है। हलाहल, कोलाहल, मुधा या विकल। तो सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? विन्मूलन, रोपण, सन्मूलन या अपेक्षा। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण होता है। देखिए, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ना, और उखाड़ने का विलोम शब्द क्या होता है? रोपना, यानी कि रोपण। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर है अनायास। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? सायास, प्रयास, विपर्यास या आभास। तो अनायास का विलोम शब्द क्या होता है? सायास होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर है उदार। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो कठोर, पुष, कोमल या नम्र। तो उदार का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, उदार का विलोम शब्द पूछा है, कठोर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट। अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम क्या होगा? सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ या अपदर्थ। अर्थ का विलोम क्या होगा? देखिए, अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बात करते हैं पर्यायवाची से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द गंगाधर, विलोचन, चक्रपाणि या विरंची। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विरंची होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। समीर, अंबु, नीर, सलील। तो देखिए, सलील है वो जल का पर्यायवाची होता है। नीर भी होता है, अंबु भी होता है, लेकिन समीर है वो जल का पर्यायवाची नहीं होता, हवा का पर्यायवाची होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वही आपसे पूछा था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिवाकर, महेंद्र, दिनकर, सूरज। तो सूरज ऑब्वियस सी बात है, सूरज बोलते हैं सूर्य को। दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी होता है, लेकिन महेंद्र जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची उसके दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प के द्वारा बताइए। गंगा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दामिनी, देवनदी, पिनाकी, तटीनी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, इनमें से गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कौन सा होगा? देवनदी होगा। ठीक है, दामिनी और पिनाकी, तटिनी ये गंगा के पर्यायवाची नहीं होते। गंगा का जो पर्यायवाची है वो इनमें से कौन सा होगा? देवनदी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? अंधकार जो शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है आपको। रदन, शून्य, तिमिर या भाग। अंधकार का पर्यायवाची कौन सा होता है? तिमिर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको देगा, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? पर्यावरण के जो कारक होते हैं इनमें से कौन सा कारक इनमें सम्मिलित है वो आपको बताना है। जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति। तो बिल्कुल ये तीनों ही कारक सम्मिलित होते हैं, इसलिए उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये जलवायु, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति ये तीनों ही पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से आते हैं। फिर अगला देखा, जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उनको क्या कहा जाता है? यानी जिन शैलों का, यानी कि जिन चट्टानों का जो निर्माण है वो पिघले हुए पदार्थ, अर्थ कहने का मतलब लावा के जमने से होता है, तो उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको बोला जाता है आग्नेय चट्टानें, आग्नेय शैल जिसको अपन बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? वायुमंडल की कौन सी परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल में, आयन मंडल में,
बहिर्मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में? तो विद्युत आवेशित कण कौन से मंडल में पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत आवेशित कण यानी कि आयन मंडल। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, वायुमंडल में वो कौन सी परत होती है, कौन सी गैस होती है जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको सोखने का, अवशोषित करने का काम करती है। कौन सी होती है? आपकी ओजोन गैस होती है, ऑप्शन सेकंड। फिर देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? वायुमंडल में आपकी जलवाष्प जो होती है वो कहाँ से पहुँचती है, ये बताना आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है ये। ध्यान से पढ़िए और आराम से इसका आंसर दीजिए। वायुमंडल में जलवाष्प जो होती है वो कहाँ से पहुँचती है? नदियों झीलों से पहुँचती है, बर्फ़ से पहुँचती है, पर्यावरण से पहुँचती है, या फिर स्थल मंडल से पहुँचती है? वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? तो देखिए, इनका जो आंसर होगा वो बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट, नदियों झीलों से पहुँचती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं पेरिस समझौते को, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है, एक वाक्य दिया गया है, इस पूरे वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है वो बताना है आपको। जैसे पेरिस समझौते को अगर यहाँ पर त्रुटि है तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है। विश्व बिरादरी का एक, अगर इन नामों में त्रुटि है तो ऑप्शन आपको बी सेकंड सेलेक्ट करना है। ऐतिहासिक पहल के तौर पर अगर इसमें त्रुटि है तो आपको सी सेलेक्ट करना है। अगर कहीं पर भी त्रुटि नहीं होती है तो आपको ई है वो सेलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से अपन बात करेंगे 5-7 क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके। देखिए, आपको देखा पेरिस समझौते को विश्व बिरादरी का एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर प्रचारित किया गया था, तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है ये आपको बताना है। वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन है, पेरिस समझौते को विश्व बिरादरी का एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर प्रचारित किया गया था। देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है विश्व बिरादरी का एक, यहाँ पर विश्व बिरादरी का एक के स्थान पर क्या आएगा? विश्व बिरादरी की एक आएगा। ठीक है, यहाँ पर का एक ना करके आएगा की एक आएगा। पेरिस समझौते को विश्व बिरादरी की एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर, जो पहल थी उसके लिए यहाँ पर की शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो पेरिस समझौते को विश्व बिरादरी की एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर प्रचारित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपकी त्रुटि है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला वाक्य दे रखा है, स्कूलों में संसाधनों की कमी, शिक्षा के प्रति माता पिता ने उदासीनता, पाठ्यक्रम के स्तर आदि के बारे में सोच समझकर बड़ी निराशा होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है। ध्यान से पढ़िए वाक्य को, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर दे रखा है, स्कूलों में संसाधनों की कमी, शिक्षा के प्रति माता पिता ने उदासीनता। यहाँ पर आपको के प्रति माता पिता ने उदासीनता जो दे रखा है ना, इसकी जगह आएगा के प्रति माता पिता की उदासीनता। ने उदासीनता के स्थान पर क्या आएगा? की उदासीनता। अब देखिए वाक्य को फिर से पढ़िए, स्कूलों में संसाधनों की कमी, शिक्षा के प्रति माता पिता की उदासीनता, पाठ्यक्रम के स्तर आदि के बारे में सोच कर बड़ी निराशा होती है। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा वो इसका आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके का वाक्य है जो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और बहुत माइनर मिस्टेक वहाँ पर आपको देखनी होती है। अगला वाक्य दे रखा है, भूकंप के जबरदस्त झटके लगने से जान माल का नुकसान तो हुआ ही, बच्चों के मन से हमेशा के लिए डर बैठ गया। समझ गए होंगे आप कहाँ पर मिस्टेक है। बच्चों के मन से, ठीक है, बच्चों के मन से, इसकी जगह आएगा बच्चों के मन में। ठीक है, बच्चों के मन से की जगह आ जाएगा बच्चों के मन में हमेशा के लिए डर बैठ गया है। तो यहाँ पर आपका जो सी दे रखा है ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे समाज से भ्रष्टाचार का सफाया तभी हो सकता है जब प्रत्येक यह ठान ले कि किसी भी व्यक्ति को न घूस ही देनी है न तो लेनी है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए, यह ठान ले कि किसी भी व्यक्ति को, उसके बाद देखिए न घूस ही देनी है न तो लेनी है, इसके स्थान पर आएगा न घूस देनी है और न लेनी है। न घूस देनी है न लेनी है, तो न तो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, न घूस देनी है न लेनी है, इस तरीके का वाक्य होगा ये। तो यहाँ पर आपको जो डी दे रखा है इसमें त्रुटि है
और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाए। फिर देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यह तय है कि साधारणतया नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जितना जागरूक होगा, समाज में परिवर्तन उतनी ही तेजी से आएगा। ये वाक्य दे रखा है आपको, कौन से भाग में त्रुटि है ये बताना है। देखिए वाक्य को फिर से देखिए, यह तय है कि साधारणतया नागरिक, इसके स्थान पर क्या आएगा, यह तय है कि साधारण नागरिक, ठीक है, यहाँ पर साधारण नागरिक आएगा, साधारणतम नागरिक नहीं आएगा, ठीक है। यह तय है कि साधारण नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जितना जागरूक होगा, समाज में परिवर्तन उतनी ही तेजी से आएगा। तो इस तरीके से ये वाक्य आपका बनेगा, ठीक है। तो पहले भाग में यहाँ पर त्रुटि थी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं कुछ और भी क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकलांगता की विशेषता नहीं है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है। कौन मानसिक विकलांगता की विशेषता नहीं है, मानसिक विकलांगता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा स्वल्प पारस्परिक संबंध। ये मानसिक विकलांगता की समस्या नहीं होती। बाकी आपको जो तीनों दे रखी हैं, IQ लेवल 25 से 70 के बीच में, तो वो बच्चा है वो मानसिक माना जाएगा। पर्यावरण के साथ में स्वल्प अनुकूलन, तो वो भी मानसिक विकलांग होता है। धीमी गति से कोई सीखता है तो वो भी मेंटली रूप से विकलांग होता है। लेकिन स्वल्प जो पारस्परिक संबंध है ये मानसिक विकलांगता के अंतर्गत नहीं आता। अगला दे रखा है, निशा की नोटबुक में लेखन और वर्तनी त्रुटियां हैं, जैसे दर्पण छवि, प्रतिलोम छवि आदि, ये किसके संकेत हैं। निशा की नोटबुक में लेखन और वर्तनी की त्रुटियां हैं। लेखन और वर्तनी की त्रुटियां किस में आती हैं, जैसे दर्पण छवि है, प्रतिलोम छवि है, ये त्रुटियां हैं, तो ये किस बात का संकेत है। देखिए अधिगम विकलांगता जो होती है आपकी, अधिगम विकलांगता, ये एक तंत्रिका संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा पढ़ने, लिखने, बोलने और वर्तनी में संघर्ष करता है, ठीक है, जिसके कारण इस अधिगम में विकारों में बच्चा दर्पण की छवियों में संघर्ष का सामना करता है और अधिगम विकलांगता को ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक आजीवन समस्या है और ऐसे बच्चों को पेशेवर की मदद की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्हें अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ में नियमित रूप से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, आपका अधिगम विकलांगता होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से युग्म का गलत तरीके से मिलान किया गया। कौन सा युग्म है जिसका गलत तरीके से मिलान किया गया है। डिस्लेक्सिया तंत्रिका संबंधी विकार बिल्कुल होता है। हकलाना वाक विकार बिल्कुल होता है, ये कोई नहीं होगा। और APD दृश्य संबंधी विकार ये भी नहीं होगा। देखिए गलत तरीके से मिलान आपको बताना था, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ADP एक श्रवण प्रसंस्करण विकार है, यह दृश्य संबंधी विकार नहीं है, ठीक है, यह श्रवण प्रसंस्करण विकार है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सुनने की समस्या से संबंधित होता है ADP। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, ऑर्थोटिक उपकरणों का मुख्य कार्य। ऑर्थोटिक जो उपकरण होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए इनका कार्य होता है शरीर के किसी अंग को सहारा देना। शरीर के किसी अंग को सहारा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है ऑर्थोटिक उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखन विकार है। लेखन विकार इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए लेखन विकार, इसको किस नाम से जाना जाता है, डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से लेखन को प्रभावित करता है। लेखन में सीखने की जो विकलांगता होती है वो बच्चों को डिस्ग्राफिया के माध्यम से प्रेजेंट की जाती है, तो डिस्ग्राफिया इसका आंसर होगा। फिर एक बच्चे को गणना संकेतों की खराब समझ और स्थानिक मान में कठिनाई होती है, तो ये लक्षण किसके हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है गणना संकेतों की खराब समझ और स्थानिक मान, इसमें कठिनाई होती है। देखिए गणना से आप समझ गए, गणना यानी कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलिया यानी कि डिसकैलकुलिया। इस विकार को किस नाम से जाना जाता है, डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वाक संबंध कि आपको बताना है कि जो वाक विकार है उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है। वाक विकार वाणी से संबंधित जो विकार है उसमें कौन सा आता है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ये वाणी से संबंधित विकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर एक प्रकार का वाक संबंधी विकार होता है जो कि विशिष्ट ध्वनि, जो कि किसी दूसरे के साथ में एक ध्वनि का विकल्प होता है, उसके माध्यम से व्यक्त करने का या फिर उत्पन्न करने में जो असमर्थता होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के माध्यम से। तो ये एक वाणी संबंधी विकार होता है।